अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो आप लोगों ने सांपों के बारे में अक्सर सुना होगा, सांपों के इश्यूज़ के बारे में सुना होगा, सांपों के बारे में लोगों में अवेयरनेस का क्या आलम है, और जहरीले और गैर जहरीले सांपों के बारे में क्या इश्यूज़ हैं, और जो मोर्टेलिटीज़ हैं या अमवात होती हैं पाकिस्तान में सांपों के डसने से, उसके बारे में आप जानते होंगे। आज यहाँ पे NIH में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर हुसैन साहब, जो इस इदारे में जो एंटी वेनम प्रोडक्शन है उसके इंचार्ज हैं। एंटी वेनम से मुराद ऐसी दवाई जब खुदा ना खास्ता किसी को कोई सांप डस ले तो उसको जो इंजेक्शन दिया जाता है उसकी जान बचाने के लिए। तो आज हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सांप के बारे में मैं मुख्तसरन बता दूं कि पाकिस्तान में जो सांप हैं उनकी अक़साम तकरीबन 85 के करीब हैं। तो उनमें से तकरीबन 40% जो हैं वो वेनमस हैं या जहरीले हैं, और 60% जो हैं वो जहरीले नहीं होते। तो जो अवामुन्नास में इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि सांप कोई भी हो उसको देखते ही मार देना है हमें, वो तो एक अलहदा पहलू है कि इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है, अल्लाह ताला ने क्यों सांपों को पैदा किया है। आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो जहरीले सांप हैं उनकी बेसिक अक़साम कौन सी हैं, और आप डॉक्टर साहब या इस जो यूनिट में एंटी वेनम तैयार की जाती है कौन से सांपों को सामने सामने रख के बनाई जाती है। बेसिकली सांप में जो जहर है वो 3 अक़साम का होता है। एक हम ये मैं तफसील डॉक्टर साहब बताएंगे हमें कि न्यूरोटॉक्सिक है जो नर्वस सिस्टम पे असर करता है, जिसमें हमारी एलापीडी फैमिली है, एलापाइडी या एलापीडी फैमिली, जिसमें कोबरा और क्रेट वगैरह संचूर शामिल होते हैं। दूसरा हीमोटॉक्सिक होता है जिसमें सारे वाइपर्स आते हैं। और तीसरे नंबर पे मायोटॉक्सिक है जो हमारे समुद्री सांप हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे जो एंटी वेनम प्रोडक्शन होती है वो इन तीनों को अलग अलग, पहले तो ये होता था कि हर एक की अलहदा होती थी, अब एक पॉलीवेलेंट है या किस तरह की, इसके ऊपर मुख्तसर नहीं बताइएगा। नहीं, ये पहले से एनआईएच जो बना रहा है ना एंटी वेनम, वो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम बना रहा है एनआईएच। तो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम एनआईएच प्रोड्यूस करता है, जो कि आप इनको कह सकते हैं बिग फोर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एकीस है, रसल वाइपर है, कोबरा है और क्रेट है। इसमें कोबरा और क्रेट न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं, जैसे आपने बताया इनमें हेमोलाइटिक भी होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं। रसल वाइपर और सा सिकेल्ड वाइपर या एकीस जिससे कहा जाता है, ये दोनों हेमोलाइटिक स्नेक्स में से होते हैं। जहाँ तक वेनोमस स्नेक्स का ताल्लुक़ है, हमारे पाकिस्तान में मोस्टली बाइट्स इन 4 टाइप के स्नेक्स से होती हैं, और हमारा जो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम है वो इन स्नेक्स के बाइट विक्टिम्स की यानी जब भी बाइट हो जाता है ये पॉलीवेलेंट जो है वेनम को न्यूट्रलाइज कर सकता होता है, इन चारों स्नेक्स के वेनम को। और एनआईएच तो बहुत अरसे से इन पे सिंस 1960 से इस्लामाबाद में ये आया है। उससे पहले ये यूनिट कराची में होता था, तब भी एंटी वेनम एनआईएच प्रोड्यूस कर रहा होता था। तो ये 1960 से एनआईएच इस्लामाबाद की प्रेमिसेस के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहा है एंटी वेनम को। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि पहले तारफ़ी थोड़ी सी क्वेश्चन हो जाएं ताकि हमारे आवाम को पता जो उनके कंसर्न है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप पूरे पाकिस्तान में एंटी वेनम सप्लाई देते हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल हाँ, पे या हम तहसील लेवल पे, तो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में कितने सालाना केसेस रजिस्टर्ड होते हैं स्नेक बाइट के, और उसमें इस कितनी मोर्टेलिटीज़ हो जाती हैं? इसका कोई कंप्लीट यानी जिसको कहें कि काबिल यकीन एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है एक पाकिस्तान रफ में सा स्नेक अंदाज़ा। बाइट्स में। तो रफ से अंदाजे के तहत आप यूँ कह सकते हैं 20 से 30 हज़ार तक स्नेक बाइट्स आप कह सकते हैं। जो WHO के पास डॉक्यूमेंट्स 50 हज़ार तक भी डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं।
ये पाकिस्तान के मुतालिक एक साउंड एपिडेमियोलॉजिकल डाटा नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि हमारे मुल्क में सालाना इतने स्नेक बाइट होते हैं ना। और डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं 20 से 50 के दरमियान कहीं फिगर है, इतने सालाना स्नेक बाइट के केसेस आते हैं, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या है, रिकवर कितने हो जाते हैं? मोर्टेलिटी रेट सच ये रिकॉर्डेड हमारे पास नहीं है। एक अंदाज़ा, आपका अंदाज़ा क्या, आप इस चीज़ को डील करते हैं? कोई 1000, 2000, 3000, 4000 इतनी मवात हो जाती हैं सालाना आउट ऑफ 40,000 केसेस? अंदाज़ा तो मोर्टेलिटी में नहीं लगाया जा सकता है सर। बेसिकली डॉक्टर साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं लगाया जा सकता है। देखें, मोर्टेलिटी जो होती है वो अगर रिपोर्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए, तो उस सूरत में बहुत सारा हमारे पास जो बाज़ केसेस रिपोर्ट होते भी हैं मोर्टेलिटी के, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे विलेजेस साइड पे स्नेक बाइट्स होती हैं, वो नेचुरल हीलर्स को देखते हैं जो दम दुरूद और इस तरह की चीज़ें, या हकीम के पास गए, वो कभी हॉस्पिटल या जोगी के पास गए, कोई मनका ले या लिया, कोई मनके की तरफ गए, वो कभी हॉस्पिटल रजिस्ट्री में नहीं आते। ठीक, आप यानी कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड इतने लोग हैं जो स्नेक बाइट से डेथ होती है, इस तरह की कोई एस्टिमेट हमारे पास नहीं है इस वक्त अवेलेबल। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो एंटीवेनम जिन लोगों को लगता होता है वो ऑलमोस्ट कि अगर वक्त पे उनको एंटीवेनम लगाया जाए तो उनकी ज़िंदगी बच जाती है, क्योंकि एंटीवेनम जितना वेनम उनके बॉडी में इंसर्ट हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और जो हमारा एंटीवेनम है वो काफ़ी पोटेंट एंटीवेनम है, और ये रीजन स्पेसिफिक है। जो पाकिस्तान में स्नेक बाइट्स होती हैं इनके लिए बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान, हाँ देखिए हमारी आबादी जो है ना 70% से ज़्यादा तो देहातों में रहती है, और जो अवेयरनेस का आलम है हमारे यहाँ, उसमें जो आपने बात की बिल्कुल इसी तरह है कि कोई दम दुरूद की तरफ जाते हैं, कोई मनका ढूंढते हैं, कोई जोगी को ढूंढते हैं, कि जोगी इतने वसूख से इतने यकीन के साथ कहते हैं कि हमारी ये दवाई उसके ऊपर रखो तो ऐसे ठीक होगा बंदा। तो मतलब जो हस्पतालों में केस आते हैं उनमें आपने बताया जिसको एंटीवेनम लग जाती है वो 99% रिकवर कर जाते हैं। तो बहरहाल हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन मेरा एक ज़ाती एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारी 70% आबादी अगर देहातों में रहती है जिनको एंटीवेनम मुयस्सर ही नहीं होती। हमारा एक कुलीग था डॉक्टर साहब, हम वाइल्ड लाइफ का सर्वे कर रहे थे, तो उसको स्नेक बाइट हुई और वो नहीं रिकवर कर सका किसी वजह से, बहरहाल उसकी डेथ हो गई। तो 30% आबादी शहरों में है, 30% जो है उनमें भी जो एंटीवेनम की तरफ जाना वो रुझान कम है, वो भी दम दुरूद की तरफ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 70% आबादी जो है वो दम दुरूद की तरफ जाती है, और वो जोगियों को ढूंढती है, वो मनके ढूंढती है, एंटीवेनम की तरफ उनका रुझान कम होता है। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है लोग वो इस तरफ जाते हैं। जो उस तरफ जाते हैं उसमें अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जोगियों के पास जो उनका ट्रेडिशनल एक इंडिजिनस नॉलेज है, या उन्होंने कुछ दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनाई हुई हैं, उसमें कितना हकीकत है, रिकवर करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल ये जो रिकवरी का है, मतलब जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं पाकिस्तान में वो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 हैं, कोई 40,000 कहता है, कोई 30,000 है। बहरहाल 30 से 50 हज़ार के दरमियान स्नेक बाइट केसेस होते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब उसमें कितने अमवात होती हैं वो हमें कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एंटीवेनम जो है ना, इस पे हम बात करेंगे कि बाज़ ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में, बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, हम सिंध के दूर दराज के इलाके, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके, या इवन कश्मीर में, पंजाब में जो पहाड़ी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे कोई इस तरह की सहूलत मुयस्सर नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर दूर बड़े शहरों में हैं, या बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो अवेलेबल नहीं है जहाँ पे एंटीवेनम हो। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स को किसी ऐसे दूर दराज इलाके में सांप ने डसा है तो उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या है? जब तक वो अगर हॉस्पिटल में पहुंचाने की बात करें तो कई घंटे लग सकते हैं, सारा दिन भी लग सकता है, तो इस दौरान तो बहुत डैमेज हो जाएगा। तो फौरी तौर पे उनको क्या करना चाहिए?
सर सबसे पहले फौरी तौर पे तो ये है कि उस बंदे को अपने एक न्यूट्रल पोजीशन पे बैठना चाहिए, और जो स्नेक के फैंग्स हैं जब अमूमन वो बाइट करता है तो वो फैंग्स उसकी बॉडी के अंदर टूट जाते होते हैं बहुत दफ़ा। अच्छा। यानी बाज़ दफ़ा नहीं भी टूटते हैं लेकिन बहुत दफ़ा वो टूट जाते हैं, वो ख़ुद भी इन्फेक्शियस होते हैं, तो उनको सबसे पहले बंदा रिमूव कर ले, ठीक। और जो वुंड वाली साइट है इसको सोप और वाटर से, साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो ले और सिंपली ड्राई ड्रेसिंग ऊपर अप्लाई कर ले और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े, ठीक। तो वो जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा इतने उसमें सांप के जहर के असरात कम आएंगे। जितने असरात उसके जिस्म में सांप का जहर जितना कम नुकसान करेगा इतना जल्दी बंदा रिकवर करेगा। जितनी देर आप अस्पताल पहुंचाने में करेंगे इतने ज़्यादा उस बंदे में सांप के जहर के जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होंगे। अगर फ़र्ज़ करो हेमोलाइटिक स्नेक ने बाइट किया है तो उस बंदे की ब्लीडिंग स्टार्ट होंगी। ब्लीडिंग बज़ात खुद एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो किसी अस्पताल के बगैर आप किसी घर में बिठा के कवर नहीं कर सकते हैं, अस्पताल की ज़रूरत है। अगर न्यूरोटॉक्सिक है तो उस बंदे को सांस की दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, वो बगैर किसी अस्पताल के आप घर में बिठा के उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड में यही है कि आप उनको वॉश कर लें, सबसे पहले बेस्ट यही है। और उसको जो फैंग्स वगैरह उसमें हैं वो आप निकाल लें, वॉश कर लें, थोड़ा सा ड्राई जो ड्रेसिंग है वो आप अप्लाई कर लें और सीधे हॉस्पिटल की तरफ जाएं। जो टर्निकेट्स वगैरह अप्लाई की जाती हैं इसमें अगेन बंदे टर्निकेट का से मुराद जो पट्टी बांधते हैं, जो नहीं पट्टी तो सिंपल टाइट करके ऊपर उसको बांध, एक जो टाइट करके कहते हैं हम इधर से ऊपर ब्लड ऊपर सर्कुलेशन ना हो, सर्कुलेशन बंद हार्ट की तरफ ना जाए। हाँ, वो वाली चीज़ जो है उसके लिए अगेन बंदे का ट्रेन होना ज़रूरी है। बहुत सारी लेग आर्म्स जो इम्प्यूट होते हैं जिनको काटना पड़ जाता है डॉक्टर्स को, वो इन लोगों के गलत तरीके से बांधने की वजह से होता है, ठीक। वो बहुत देर तक बांधे रखते हैं तो नीचे वाला पोर्शन डेड हो जाता है, फिर अल्टीमेटली डॉक्टर को इम्प्यूट करना, उसको काटना पड़ जाता है, ठीक। तो इन चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए। जहाँ तक स्नेक बाइट से डेथ का मामला है तो ये इस तरह से है सर कि बहुत सारे डेथ्स ऐसी भी रिपोर्ट होती हैं जो नॉन वेनोमस स्नेक से होती हैं, वो ड्यू टू शॉक डेथ्स होती हैं। खौफ होता है एक बंदे के कि मुझे सांप ने डस लिया, खौफ ही कह सकते हैं, खौफ की वजह से उसने, हालांकि वेनमस नहीं होता, जहरीला नहीं होता, लेकिन खौफ, लेकिन खौफ की वजह से वो बंदा मर जाता होता है। और जो बंदा हॉस्पिटल की तरफ बाइट के बाद पहुंच जाता है अगर वो वेनमस बाइट भी है तो अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो न्यूरोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है, क्रेट ने या संचूर ने या कोबरा ने किसी ने डसा है, तो जो हीमोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है ये आम हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि ये सांप तो है, ये पानी पीने का मौका नहीं देता, ये तो आधे घंटे में बंदे को मार देता है, ये घंटे में बंदे को मार देता है। तो अगर किसी न्यूरोटॉक्सिक ने या हीमोटॉक्सिक ने बाइट किया है तो कितना टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है कि अगर कोबरा है या क्रेट है या वाइपर है तो इतने घंटे के अंदर अंदर एंटी वेनम इंजेक्शन मिल जाए तो चांसेस मैक्सिमम है बंदे के बचने के? देखें, ये मेजर करना बहुत मुश्किल काम है। देखें, ये डिपेंड कर रहा है कितना अमाउंट ऑफ वेनम जो है स्नेक ने इंसर्ट किया विक्टिम की बॉडी में, ठीक। जो बंदा जिसको स्नेक बाइट करता है उसके जिस्म में स्नेक ने कितना वेनम इंसर्ट किया, जितना ज़्यादा वो वेनम इंसर्ट कर लेगा इतने जल्दी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होंगे, ठीक। और वो ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे बॉडी के अंदर जितना कम वेनम इंजेक्ट होगा। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फ़र्ज़ करो स्नेक ने अभी अभी शिकार किया हुआ है जी, तो स्नेक का बेसिकली ये जो वेनम है ये प्रेइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके शिकार को एक एंजाइम है, उसका डाइजेस्टिव एंजाइम है नहीं बल्कि इसको शिकार को काबू करने का हथियार है। वो उस शिकार के अंदर वेनम इंसर्ट करता है
तो वो शिकार हिलजुलता नहीं है, रह जाता है, फिर वो उसको खा जाता होता है। ठीक, प्रेइंग इंस्ट्रूमेंट इसे कहा जाता है उसका, स्नेक का। ठीक, है। तो अगर किसी स्नेक ने अभी अभी शिकार किया है तो उसने तो वेनम अपने निकाल दिया हुआ है। उसमें निकाल दिया हुआ है। हाँ। अगर वो आके बाइट करता है तो बाज़ अवकात वो वेनोमस होने के बावजूद भी बाइट खाली होती है, सही। क्योंकि अच्छा, वेनम सारा इंसर्ट हो चुका है। इसीलिए ठीक, ये भी कहते हैं ना कि जब सांप उसका पेट भरा हुआ, उसने खाना खाया हुआ ना, उस वक्त वो काटता नहीं है, 2-4 दिन तक नहीं काटता वो। उसमें ये भी एक फिलॉसफी है कि उसका वेनम रीजनरेट हो रहा होता है, बन रहा होता है, उस वक्त तक वो छुप के रहता है पीछे के मेरी जो गन है ना उसमें से बुलेट सब खत्म हो गई है, मैं मैगजीन लोड कर रहा हूँ, मुझे 2-3 दिन टाइम चाहिए। तो नहीं, असल में ये स्नेक जो है ये हैबिचुअल ऑफ बाइटिंग नहीं होता है, ये यानी काटने का आदी नहीं होता, बल्कि ये डिफेंस में काटता होता है, अपने दिफा में किसी बंदे को काट लेता है। ठीक, इस तरह से नहीं है कि ये वैसे ही हर बंदे को काटने की कोशिश, बल्कि ये बंदा देख के भागने की कोशिश करता है। सही। अगर भाग नहीं सका या किसी बंदे ने इसके बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर पाँव रखा या कोई ऐसा वो सामने जगह ऐसी है, तंग है, बंदा अलग गुजर नहीं सकता है, स्नेक नहीं गुजर सकता है, स्नेक को ऐसे लगा कि ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है, अब वो डिफेंस में लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो संगचूर है ना, क्रेट है, कॉमन क्रेट है या सिंधी क्रेट है, ये तो ऐसे भी केसेस हैं बेशुमार कि ये बंदा रात को चारपाई पे बाहर सोया हुआ है तो वहाँ आके डस जाता है, बगैर किसी वजह के डस जाता है। नहीं, बगैर वजह के नहीं डस देता है, ये एक मिथ है बेसिकली। ये सोए स्नेक को इसलिए बंदे को इसलिए काटता है, ये स्नेक है नक्टर्नल जी, ये रात के टाइम एक्टिव हो जाता है। ठीक, तो रात को अमूमन लोग सो ही जाते होते हैं, ये बेड्स की तरफ आता होता है, जब बंदा करवट बदलता है तो इसके ऊपर आ जाता है। तो जब ऊपर आ जाता है, इसको तो ये पता नहीं है ना इसने करवट बदली है, तो ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर आया, तो वो डिफेंस के तौर पे उसको बाइट करता है। इस तरह नहीं है कि ये सोए हुए लोगों को ढूंढता जाएगा, वो वैसे ही सोए हुए ये डायरेक्ट जाके पकड़ के बाइट नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह है कि देखें इसकी ये आफ्टर ऑल आबादियों की तरफ जब आता है, देहातों में आता है, तो अपने प्रे की तरफ आता है। हमारे लाइट्स जल रही होती हैं, उसमें पतंगे आते हैं, पतंगे हशरात को खाने के लिए मेंढक आते हैं, मेंढक को खाने के लिए सांप आता है। तो ये आबादियों की तरफ इसलिए आता है मेंढक ढूंढने के लिए, लेकिन बेड के ऊपर तो मेंढक नहीं उसको मिलते हैं, बेड के ऊपर क्या लेने जाता है ऊपर? क्योंकि ये इस तरह के केसेस हुए हैं, एक बंदा 2-3 मेरे सामने केस आए, बहुत सारे लोगों को जो अमूमन फार्मर हजरात जो होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो चारपाइयों को लेके खेतों की साइड्स पे सो रहे होते हैं। इसमें अमूमन ये होता है, ये बेसिकली चलता खुराक की ही तलाश में, ठीक है कि नहीं। तो जब खुराक की तलाश में निकल पड़ता है तो वो चारपाई पर भी ऊपर चढ़ के गुजरता होता है। जब गुजरे उस वक्त बंदे का बाजू हिले या कुछ करे बंदा, तो उस वक्त इसको ऐसे लग रहा होता है इसने मुझे मारने के लिए किया या मुझे हटा रहा है, तो वो डिफेंस में काट रहा होता है। कोई भी स्नेक जो है उसने बाइट जब भी करनी है वो डिफेंस में करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि सांप जो होते हैं इनमें जो इनकी आईसाइट होती है वो इतनी शार्प नहीं होती, देख नहीं सकते, और इनकी जो टंग होती है वो थर्मो रिसेप्टर भी उसमें होते हैं कि ये अपनी खुराक को उसके टेम्परेचर से भी डिटेक्ट करते हैं। तो अगर मेंढक हो या कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल हो, इसको महसूस हो जाता है कि अगर चारपाई के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ पड़ी है, गोश्त है या उसका टेम्परेचर ऐसा है जो मेरे प्रे के से रिलेटेड जुड़ते हैं, इसको खुशबू आ रही होती है, ये चारपाई पे इसलिए आता होगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ना, ये अपने टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं करता होता है, इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट रेगुलेट, ये एनवायरनमेंट के साथ, इस वजह से ये देखें सर्दियों में ये हाइबरनेशन में जाते होते हैं, 2-2 3-3 महीने सोए रहते होते हैं। उसके बाद ये जब टेम्परेचर इनके लिए एनवायरनमेंट का फेवरेबल रहता होता है उसमें आ जाते होते हैं। बाकी इनमें जो हिस्स होती है ना, यानी वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, दूसरी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं कि वो उस हिसाब से आप देखने, ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि भाई जब अर्थ केक आने वाला होता है सबसे पहले भागने वाले जानवरों में से ये होते हैं।
ठीक जिस एरिया में आने वाला होता है, ये जो वाइब्रेशन ऑफ अर्थ है, जो बंदा इनकी तरफ चल के आ रहा होता है, उसके जो पाँव जब वो ज़मीन के ऊपर रख रहा होता है, उसके वो वाइब्रेशन को भी वो सेंस करते होते हैं। तो ये इसी तरह करते हैं। बाकी प्रेस की तलाश में तो ये रेगुलर जब भूख लगी तो ये अपनी खुराक की तलाश में निकल जाते होते हैं, और इतना इनको अल्लाह ताला की तरफ से सेंस दिया गया होता है कि इनको पता होता है जहाँ पे ये फ्लाइज वगैरह हैं उनको खाने के लिए मेंढक वगैरह जाएंगे तो फिर मेंढक का शिकार ये करेंगे। इस हिसाब से इनमें ये सेंस चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया सेंस है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा बताइएगा कि ये जो एंटी वेनम प्रोडक्शन है उसका क्या तरीक़ाकार है? आप किस तरह सांप लेते हैं, किस तरह उनसे जहर निकाला जाता है, उसको किस तरह प्रोसेस किया जाता है, कौन कौन से बीच में वेक्टर या जानवर इन्वॉल्व हैं, घोड़े का क्या रोल है, एंटी वेनम किस तरह तैयार की जाती है? एंटी वेनम बेसिकली आप इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है सांप एक्वायर करने से, सांप को ख़रीदने से। हम एनुअल टेंडर के थ्रू सांप परचेज करते हैं, ये 4 किस्म के जिनका पहले जिक्र हो चुका है। ठीक, इन सांपों से फिर जहर निकाला जाता है। ठीक, जहर को लाइफलाइज किया जाता है। ये लाइफलाइज क्या होता है ये भी बता दीजिए। इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है। ठीक, तो उसके बाद उसके डिफरेंट डोजेज फार्म्स होते हैं। एक फिर घोड़े हमारे आते होते हैं, उसके बाद जब जहर हमारे पास स्टॉक में आ जाता है तो फिर उसी जहर की कम से कम डाइल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं घोड़े को लगाना। फिर वो कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाते हैं, उसमें पानी जहर की मकदार बढ़ाया जाता है। अगर आप सिंपल उस लैंग्वेज में समझना चाहें तो जब घोड़े में इनिशियल इम्यूनाइजेशन में 8 से 9 महीने हमें लग जाते होते हैं, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन एक घोड़े को टाइटर तक लाने में। जब घोड़ा टाइटर पे आ जाता है, टाइटर मीन्स उसमें इतनी मकदार में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि अगर उसका सीरम किसी भी ऐसे बंदे को जिसको सांप ने काटा है उसको लगाया जाए तो उसकी ज़िंदगी बचा सकते। अच्छा, मैं अगर इसको मुख्तसरन आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के लिए बयान करूं तो आप मुझे बताइएगा जहाँ पे गलती हो, कि जो बॉडी है हमारी जिस्म है, इसमें अल्लाह ताला का एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब जिस्म के अंदर दाखिल होता है, या एंटीजन या जरासीम या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कोई बीमारी पैदा कर सकता है, वो जिस्म में दाखिल होता है तो जिस्म का जो खून का निज़ाम है फ़ौरन एंटीबॉडीज़ उसके मुदाफ़ियती उसके विरुद्ध बनाता है। फ़र्ज़ करें एक चीज़ इस तरह की गई है जिस्म के अंदर, तो जिस्म ने एंटीबॉडीज़ बना के उसको कवर करना है, उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, उसको ख़त्म कर देना है, उसको मार देना है। तो जिस्म में जो चीज़ दाखिल होगी जिस्म उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो हम पहले ये जहर जो होता है सांप का, इस जहर को थोड़ी थोड़ी मिकदार में घोड़े के ब्लड में हम इंजेक्ट करते हैं। ब्लड में नहीं करते हैं, उसके जिल्द के अंदर इंजेक्ट करते हैं और घोड़े का जो मुदाफ़ती निज़ाम है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वो बनाता तो आप उसकी डोज उनकी एंटीबॉडीज को हम टेस्ट करते हैं, इनका टाइटर आया या नहीं आया है, तो वो उसके लिए हम फिर माइस इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि घोड़े में हमने कलील मिकदार में जहर इंजेक्ट किया, घोड़े के जिस्म ने उसकी एंटीबॉडीज बनाई, फिर ग्रेजुअली घोड़े में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, इसको कई महीने लग जाते हैं। उस स्टेज पे जाके घोड़ा इस काबिल हो जाता है कि उसका एंटीबॉडीज इतनी बन चुकी हैं कि हम उसका सीरम निकालते हैं, वो हम एंटीवेनम के तौर पे यूज करते हैं। ब्लड हम निकालते होते हैं, उससे फिर हम प्लाज्मा सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो इस काबिल होता है, उसमें इतनी एंटीबॉडीज होती है। फर्ज करें कि कोबरा है, तो कोबरे का हमने उसमें अगर इंजेक्ट किया है तो 8-9 माह के अरसे के दौरान कोबरे के अगेंस्ट इतनी एंटीबॉडीज घोड़े के ब्लड में बन जाती हैं कि हम वो ब्लड निकाला, उसमें से सीरम निकाला, तो वो इस काबिल होता है कि खुदा ना खासा किसी दूसरे बंदे को कोबरा अगर काटे तो घोड़े के खून से हासिल की गई वो एंटीबॉडीज हम उसको दे देंगे, तो जहर को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज करेगा और बंदे की जान बच जाएगी। अदरवाइज जिस्म का जो निज़ाम है कि वो इस काबिल नहीं होता कि अगर ये इसकी मिसाल अगर मैं इस तरह दूं कि अगर किसी जगह पे किसी दुश्मन मुल्क के 100 फौजियों ने हमला किया है तो हमारे मुल्क के 5000 फौजी हैं, 100 को फ़ौरन टेक ओवर कर लेंगे, उनको शिकस्त दे देंगे।
लेकिन अगर दुश्मन मुल्क से 1 लाख बंदे आ गए हैं और हमारे पास फ़ौज है 50,000 की, वो 50,000 ज़्यादा हैं, तो हमारा जिस्म इस काबिल नहीं है कि फौरी तौर पे 1 लाख का मुकाबला कर सके। और हमारा जब फौजी भर्ती होने शुरू होंगे होते 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 उसमें कई महीने लग जाएंगे 1 लाख को शिकस्त देने के लिए। उस सूरत में हम किसी दूसरे अपने पड़ोसी को कहेंगे कि मुझे 1 लाख फ़ौज उधार दो, इसको कहें 1 लाख फ़ौज उधार दो, तो हम इधर उधर के तरीक़ों से फ़ौजी इकट्ठे करके उनका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कि बाहर से अगर एंटीजन्स आए हैं इतनी मिकदार में, तो हमारे जिस्म में सिर्फ इतनी मिकदार में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। जिस्म अगर बनाएगा कुदरती तौर पे तो उसको काफ़ी टाइम दरकार होगा। तो हम बनी बनाई एंटीबॉडीज़ घोड़े के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से वो लेके फ़ौरी तौर पे जिस्म में इंजेक्ट करते हैं, ताकि बाहर से आने वाले एंटीजन या जहर का तादील की जा सके, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। घोड़े को इस्तेमाल किया जाता है एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के लिए। तो घोड़ा ही क्यों, हम किसी और जानवर में क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा ये बताए कि जब हम घोड़े में थोड़ी सी मिकदार में इंजेक्ट करते हैं तो मोर्टेलिटी भी होती है, घोड़े मरते भी हैं। सांप कटने, हम ऐसे ही है जैसे हम सांप उसको डसवा रहे हैं, तो घोड़े मरते हो भी जाता है, होता है। ये भी इसका एक्सपेरिमेंटेशन का हिस्सा है। बाज़ औक़ात इनिशियल डोजेस पे भी मोर्टेलिटी आ जाती है, तो ये तो इसका प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है ना। जहाँ तक आपका सवाल है कि हम घोड़े ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली घोड़ा ही इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है जी। आप कोई और एनिमल भी इस्तेमाल करते हैं सकते हैं। बहुत सारे लोग शीप और गोट पे भी बना रहे होते हैं, लेकिन असल डिपेंड कर रहा होता है कि आपके मुल्क की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके मुल्क में सिर्फ 2 या 4 बंदों के लिए एंटीवेनम चाहिए तो आप घोड़ा कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके मुल्क में, जैसे हमने कहा, एस्टिमेटेड 30 और 50,000 के दरमियान हमारे एनुअल स्नेक बाइट्स का वो है, तो इसके लिए आपको कम से कम एनुअली यानी जितना एंटीवेनम चाहिए वो आप शीप और गोट से हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शीप और गोट आपको इतना ब्लड दे ही नहीं सकती हैं कि जहाँ से आप इतनी ज़्यादा मकदार में एंटीवेनम हासिल कर सकें। एक घोड़ा जो है उसमें ब्लड देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ममालिक जिनमें ज़्यादा एंटीवेनम की ज़रूरत होती है वो सारे ममालिक घोड़े को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, आपने, आपके कहने का मतलब ही कि घोड़ा हो या भेड़ हो या बकरी हो, खून एक ही जैसा, एंटीबॉडीज एक ही जैसी बननी है जिसको भी आप इंजेक्शन देंगे। तो देखें, घोड़े की प्राइस है 3-4 लाख तो कम से कम होगी घोड़े की प्राइस जो आप यूज़ करते हैं। तो 3-4 लाख प्राइस में अगर आप बकरियों की तरफ जाएं तो आप 20 बकरियां ले सकते हैं। एक घोड़ा और 20 बकरियां कंपैरिजन किया जाए अगर, तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है अगर बकरियों की तरफ आएँ, क्योंकि अगर एक घोड़ा मरता है ना इनिशियल स्टेज में तो वो ज़्यादा लॉस है, 4 लाख का नुकसान है। देखो, इनिशियल स्टेज में ज़्यादा लॉस है, ठीक आप कह रहे हैं। तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं जो एक घोड़े को कंपनसेट करने के लिए जो 30 से 40 बकरियां आएंगी वो नहीं मरेंगी? नहीं, वो नुकसान कम होगा ना, अगर एक मरेगी तो नुकसान कम नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। जो आपका आगे बेच बनना है उसके लिए आपको 60 से 70 लीटर तक प्लाज्मा चाहिए, जो आपका बेच बनना है एंटीवेनम के लिए, ठीक, प्रोसेसिंग के लिए। तो जब आपकी बकरियां चलो कम भी मर गई, आपने कम नुकसान के लिए बकरी रखी, वो दरमियान में जाके काफ़ी मर गई, आपकी एंटीवेनम डिमांड ज़्यादा है, लेकिन आपने बकरियां रखी वो दरमियान में 10-15 मर गई, जो बाकी बच गई उनसे आपसे 60 से 70 लीटर ब्लड तो नहीं ले सकेंगे, ठीक है। जब आप नहीं ले सकेंगे तो आपके पास बेच नहीं बनेगा, बेच नहीं बनेगा तो आपका सारा प्रोसेस जाया जाएगा। आप सिर्फ 2 लाख या 4 लाख बचाने के लिए अपना 9 महीने का प्रोसेस जाया करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक रफ सा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में सपोज़ 40,000 स्नेक बाइट केसेस आते हैं, तो ये फेडरल लेवल पे इदारा है, इस्लामाबाद में है। तो पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, जितने अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हैं, तहसील लेवल पे हॉस्पिटल हैं, तो इसका मिनिमम एक यूनिट कितना होता है और आपके पास डिमांड कितनी आती है थ्रू आउट पाकिस्तान और आपकी प्रोडक्शन कितनी है? 10 ml के वाइल्स बना रहे होते हैं ना, 10 ml के वाइल्स में एंटीवेनम हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। 10 ml की एक वाइल होती है एंटीवेनम की।
हमारे पास पीछे कैपेसिटी जो थी वो 30,000 वाइल्स पर अनम तक थी, जो बाद में एक हमारा वो प्रोडक्शन यूनिट जो है, प्रोसेसिंग यूनिट इन्हांस हो गया, जो इस वक्त तकरीबन यानी लाख तक वाइल्स सालाना प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। जहाँ तक आप अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एनआईएच जो है वो ऑन डिमांड बेसिस पे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस को एंटी वेनम दे रहा होता है। वो डिमांड बेसिकली रिस्पेक्ट टू प्रोविंसेस के जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, वो उनका काम होता है कि वो किस हॉस्पिटल के लिए कितनी एंटी वेनम परचेज करते हैं, ठीक। तो वो डिपेंड उन पे कर रहा होता है प्रोविंसेस पे। एनआईएच ये नहीं करता है कि हमने इस एरिया के लिए इतनी एलोकेट की, इस एरिया के लिए इतनी एलोकेट की, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो उन प्रोविंसेस हमसे डिमांड करते हैं, बाकी प्रियरिटीज़ वो अपनी खुद सेटल करते होते हैं। हमसे जितनी डिमांड की जाती है ऑन अवेलेबिलिटी हम उनको सप्लाई करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अंदाज़न क्या एग्जैक्ट भी पता होगा कि आपके कितने 10 ml के यूनिट कितने प्रोड्यूस होते हैं और कितने मुख्तलिफ सूबों में जाते हैं? 2000, 10,000, 1 लाख, कितने यूनिट सालाना जाते हैं? सर ये इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल ही प्रिंसिपल हो कि जिसमें ये वो 10,000 सिंध को देने हैं, 20,000 पंजाब को देने हैं, इस तरह नहीं है। वो डिपेंड कर रहा होता है उनकी डिमांड नहीं, एट एन एवरेज सालाना कितने आपकी तरफ से जाते हैं? 10 लाख यूनिट जाते हैं, 1 लाख यूनिट जाते हैं, 50,000 यूनिट जाते हैं, कितने जाते हैं? एक हमसे 40 से 50,000 यूनिट, 40 से 50,000 जाते हैं यूनिट, और पाकिस्तान में 40 से 50,000 स्नेक बाइट केसेस आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे ये बताएं कि अब कराची में जिना हॉस्पिटल गवर्नमेंट लेवल का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हमारे एक दोस्त की डेथ हो गई थी, तो उसको जिना हॉस्पिटल पहुंचाया गया, काफ़ी वक्त गुजर चुका था, तो वहाँ पे लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि एंटी वेनम मुयसर नहीं है। ये मैं जिना हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट या छोटे लेवल कस्बों में वो तो दूर की बात है। इस लेवल पे उसको कहा गया कि हमारे पास एंटी वेनम नहीं है। उसके जो लवाहिकीन थे वो गए कि आगा खान हॉस्पिटल से लेके आओ, वहाँ गए, वहाँ से लेके आए, लाने ले जाने में इतना टाइम लगा कि बंदा सरवाइव नहीं कर सका। वो हमारा दोस्त था बड़ा अच्छा, उसकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह क्यों होता है कि हॉस्पिटल ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसमें एंटी वेनम ना हो? ये तो बुनियादी ज़रूरत है, तो फिर भी डॉक्टर अवॉइड क्यों करते हैं या कोई बहाने क्यों ढूंढते हैं कि यार हमारे पास एंटी वेनम नहीं है? इस तरह हो सकता है कि इस लेवल के हॉस्पिटल में एंटी वेनम मौजूद ना हो, या डॉक्टर अवॉइड करते हैं कि अब हमें पता नहीं है कि ये इसको उसने न्यूरोटॉक्सिक ने बाइट किया है या हीमोटॉक्सिक ने किया है या मायोटॉक्सिक ने किया है, हम एंटी वेनम दूसरी ना दे दें। अब तो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम मौजूद है, कोई भी आप अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वेनमस था तो आप एंटी वेनम लगा सकते हैं पॉलीवेलेंट। नहीं, ये तो बेसिकली वो डॉक्टर जो है, कोई भी डॉक्टर बैठा हो जिसने स्नेक बाइट्स मैनेजमेंट की हो, उसको पता चलता होता है कि इसमें हेमोलाइटिक स्नेक बाइट के सिम्टम्स हैं या न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट के सिम्टम्स हैं, और उससे ये भी पता होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल एंटी वेनम है वो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम है। चाहे बस स्नेक बाइट कंफर्म होना चाहिए और बंदा सिम्टोमेटिक है, तो उस सूरत में आप एंटी वेनम दे सकते होते हैं, ठीक। तो ये तो हर डॉक्टर के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है कि उसे पता न चले स्नेक बाइट हुआ है नहीं। वो फैंग के निशान होते हैं जहाँ पे बाइट हुआ होता है, वो बंदा खुद भी बता सकता होता है मेरा यहाँ बाइट हुआ है, और बाइट का एरिया अगर वाश नहीं किया जाए, उसमें फैंग रह जाए, तो वो एरिया सिविल अब भी उसमें सूजन भी होती है, वो चूँकि वो फैंग्स बेज़ाता खुद इन्फेक्टेड होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल हमें बातें बताई, मशवरे दिए। बात ये है कि सांप जो है इसका हमारी सोसाइटी में हमारे अवाम में इतना एक खौफ है, बचपन से ही लाशऊर में हमारे बच्चों के ये चीज़ डाल दी जाती है कि सांप बहुत ख़तरनाक जहरीला है। तो जैसे एक संगचूर कहते हैं कॉमन क्रेट को, ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर वाइट स्ट्राइप्स होती हैं,
तो संग चूर का नाम ही ये जाहिर करता है कि संग कहते हैं पत्थर को, और चूर जो चूरा बना दे, तोड़ दे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, यानी कि इसका जहर इतना ख़तरनाक है कि पत्थर को भी ये रेजा रेजा कर देता है। दूसरी तरफ एक और वाइपर है जिसको हम सास स्केल वाइपर कहते हैं, इसको घोड़ मार कहते हैं। घोड़ मार यानी कि अगर बंदा घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा है तो ये नीचे से जंप करके आके उसकी पेशानी पे डसेगा और बंदे को घोड़े के ऊपर बैठे हुए बंदे को भी मार देगा। ये सारी मिथ्स हैं और फजूल बातें हैं। बात यह है कि कोई भी सांप हो, उसका खुदा न खास्ता किसी को वो डस ले, तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि कितने भी दूर दराज इलाके में क्यों 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भी हों, तो कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ से कोई भी कन्वेंस अवेलेबल ना, कोई बाइक हो, कोई घोड़ा गाड़ी हो, कोई लोडर हो, कोई भी हो, कोशिश करके करीब तरीन शहर में पहुंचना चाहिए। तो अगर 5-6 घंटे भी गुजर चुके हैं, इवन देन इंसानी जान बचाई जा सकती है, बच जाती है अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाए। दूसरा पहलू इसका ये है कि अवेयरनेस का फुकदान है, लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जहरीले सांप ने डसा ही नहीं होता, गैर जहरीले सांप ने बाइट की होती है और इंसान खौफ से मरते हैं। ये रिसेंटली कुछ 4 महीने पहले भी मुझे गुजर खान से एक केस इस तरह का आया, मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे सांप की तस्वीर भेजो, तो उन्होंने सांप एक लाइकोडॉन है जो नॉन वेनमस है, क्लूब्राइडी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो उस सांप ने उसको डसा है, लेकिन बच्चे में इतना खौफ कि उस खौफ के मारे उसकी चंद घंटों में डेथ हो गई। तो बात यह है कि अगर जहरीला सांप भी हो तो 6-7 घंटे में भी अगर उसको एंटीवेनम इंजेक्शन मिल जाता है तो जान बच जाती है। कहाँ दूसरा गैर जहरीला सांप, उससे तो बंदा मरता ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि एक तो ये इसका खौफ नहीं होना चाहिए, सांप से बंदा फौरी तौर पे नहीं मरता। दूसरी बात यह है कि अब आगे बरसात का मौसम आना है, तो देखिए जंगली जानवर है, जहाँ सांप कभी भी पहल नहीं करता, किसी को आगे बढ़ के काटता नहीं है, वो अपने दिफा में हमेशा आके काटता है। जब देखता है कि अब मैं बेबस हो गया, मैं मारा गया, मेरी जान पे बन गई, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उस सूरत में वो अपने दिफा के लिए बाइट करने के लिए आता है। दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए कि अपने घरों में, अपने लॉन में, अपने माहौल में ऐसा सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखें कि जानवर को ये तासर ना मिले कि ये मेरा हैबिटेट है, मेरा घर है, जंगल का माहौल है। तो हमें सफाई रखनी है। जो बाड़ होती है लॉन में, उसके नीचे पत्ते गल सड़ के गिर रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, सांप उसमें आके रहते हैं, छुपते हैं, या जब हबस के दिन होते हैं तो सांप ठंडी जगह की तलाश में इधर आते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को ऐसा ना बनाएं कि सांप उसकी तरफ खींचे चले आएँ। हमें ऐसा सफाई सुथराई का इंतज़ाम करना है कि सांप उससे दूर भागें। तो बहरहाल इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर साहब आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद मालूमात हमें दी, इससे यकीनन हमारे बहुत सारे देखने वालों का फ़ायदा होगा। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़